हेलो फ्रेंड्स, तो आज फिर से एक वीडियो लेकर आ गए हैं हम लोग आरआरबी एनटीपीसी की जीके सीरीज़ का लेक्चर 5। अगर अभी तक आपने चारों लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाके उसकी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहाँ पे मैंने आरआरबी एनटीपीसी के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी है। आप उसमें जाकर देख सकते हैं चारों वीडियो को। और इस वीडियो में भी हम पिछले वीडियोज़ की तरह ही स्टैटिक जीके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जानेंगे और साथ ही साथ कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी 2024 के हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आ सकते हैं क्योंकि करंट अफेयर्स भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इस एग्ज़ाम का। तो हम लोग शुरू करेंगे इस लेक्चर को। तो सबसे पहले पहले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज अ नोबल गैस। इनमें से कौन सी एक नोबल गैस है। ठीक, तो पहले हम लोग सारी नोबल गैसेस के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन सी नोबल गैसेस होती हैं। तो नोबल गैसेस जो हैं वो होती हैं हीलियम, ठीक, नियॉन, आर्गन, AR, ये सब मैं सिंबल लिख रहा हूँ, जो Ne है ये नियॉन का, ठीक, जेनॉन, Xe, क्रिप्टॉन, Kr, और रेडॉन। तो ये हमारे 6 एलिमेंट्स हैं जो कि नोबल गैसेस हैं। अब नोबल गैस क्या होती हैं, इनका ऑक्टेट जो है वो फुल रहता है, कंप्लीट ऑक्टेट। तो ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, कंप्लीट ऑक्टेट। अब ऑक्टेट क्या होता है, मतलब कोई भी एलिमेंट है वो स्टेबल अगर वो उसको रिएक्ट करना है तो उसका जो ऑक्टेट है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होनी चाहिए। तो वही यहाँ पे जो होता है नोबल गैसेस में, वो कंप्लीट होते हैं, तो वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इसीलिए इनको नोबल गैसेस कहा जाता है। इनमें ये 6 हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, क्लोरीन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं, बोरान, तो इसका सही आंसर है हीलियम। हीलियम जो है एक नोबल गैस है। इसमें ऑक्टेट नहीं होता, इसमें आपका डुप्लेट होता है, लेकिन दो, क्योंकि पहले सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसलिए इसका ये पहला शेल में ही 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, तो ये रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए ये भी एक नोबल गैस है। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ। तो एलॉय के भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं, 2021 में आए, 2016 में आए हुए हैं। ठीक है, तो एलॉयज के भी ऊपर आपको क्वेश्चन आपके तैयार होने चाहिए, प्रिपेयर होने चाहिए। तो इसमें पूछा गया है ब्रोंज किसका एलॉय है। तो जो ब्रोंज होता है वो एलॉय होता है कॉपर और टिन का। ठीक, इसका सही आंसर है कॉपर और टिन। कॉपर और जिंक जो है ये होता है, ये ब्रास के, ब्रास जो एलॉय है उसके कंपोजिशन है कॉपर और जिंक। इसके अलावा कुछ और मेटल्स का आप याद कर लेंगे, जैसे कि सोल्डर का कई बार पूछा जा चुका है। सोल्डर, सोल्डर भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसका कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो जो सोल्डर होता है वो टिन और लेड से बनता है, टिन और लेड हैं इसके एलॉय के कंपोजिशंस। इसके अलावा ये जो डी ऑप्शन है कॉपर, मैंगानीज और निकेल, ये जो है ये मैंगानिन का, मैंगानिन एक आपका एलॉय आता है, उसके केमिकल कंपोजिशन हैं। ठीक, मैंगानिन। इसके अलावा आप कोई और अगर जानना चाहते हैं तो आप याद रख सकते हैं जर्मन सिल्वर का एक, जर्मन सिल्वर मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। जर्मन सिल्वर जो है इसके जो एलॉय होते हैं इसमें क्या होता है, कॉपर, निकेल, जिंक, यही सब होते हैं। ठीक, कॉपर तो लगभग आप देख सकते हैं ज़्यादातर एलॉय के कंपोजिशन में पाया जाता है, तो अगर आप कॉपर दिखता है तो आप मार सकते हैं। और ब्रास और ब्रोंज में कंफ्यूज मत होइएगा, ब्रास में जिंक होता है और ब्रोंज में कॉपर और टिन होता है। ठीक, तो ये कंफ्यूज नहीं होंगे, ये याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग इज फेमसली नोन एज हरियाणा हरिकेन। हरियाणा हरिकेन के नाम से किसको जाना जाता है। तो यहाँ पे मतलब क्रिकेटर्स के फेमस नेम की बात की जा रही है इस क्वेश्चन में। तो हरियाणा हरिकेन जो है वो कपिल पाजी को जाना जाता है, कपिल देव जी को। ये जो है 1983 का इन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था हमारी इंडिया टीम को। इसके अलावा कुछ और फेमस क्रिकेटर्स के आप नाम याद रख सकते हैं, जैसे कि MS धोनी को क्या जाना जाता है, कैप्टन कूल, सभी जानते हैं इनका, तो कैप्टन कूल बोला जाता है इन्हें। जो इम्पोर्टेंट है जैसे सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर जो हैं इनको लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है, लिटिल मास्टर। ठीक, सचिन तेंदुलकर को, सचिन तेंदुलकर को आप याद रख सकते हैं, सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है, मास्टर ब्लास्टर, या गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहते हैं हम इन्हें, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। ठीक, सचिन तेंदुलकर के अलावा आप कुछ और क्रिकेटर्स का याद रख सकते हैं, जैसे कि अनिल कुंबले को जंबो बोला जाता था, ये काफ़ी कम लोग जानते हैं, जंबो जो है ये अनिल कुंबले का
को टाइटल मिला था, ठीक। सचिन सर का आपको बताया, हरियाणा हरिकेन कपिल देव को बोला जाता है, और सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर, ठीक। ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। बाकी और भी कुछ क्रिकेटर्स का अगर आप जानते हैं निक नेम तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि और लोगों को हेल्प हो जाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज फाइट फॉर द एशेज, मतलब एशेज में कौन सी क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज खेलती हैं। तो एशेज जो होता है वो काफ़ी फेमस सीरीज़ है, वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में होता है। इसके अलावा अभी जो चर्चा में है वो है BGT, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाली है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ होती है, तो इसका भी नाम पूछा जा सकता है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किस दो कंट्री के बीच में खेली जाती है। और भी काफ़ी टूर्नामेंट्स होते हैं, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट हैं, एशेज और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ये दोनों आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच मिरर इज प्रेफर्ड एज ए रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स बिकॉज ऑफ इट्स वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, मतलब रेयर व्यू मिरर में हम किसको यूज़ करते हैं रेयर व्यू मिरर की तरह, तो जो है ये कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसका वाइड जो होता है व्यू होता है, मतलब हम लोग उसमें लंबी चीज़ें, ज़्यादा चौड़ी चीज़ें देख सकते हैं। आपने गाड़ियों के शीशे में देखा होगा कि मतलब जो रोड है पूरी रोड हमें पीछे की दिखाई देती है, तो इसका जो कॉन्वेक्स मिरर की इसकी प्रॉपर्टी है, ये वाइडर व्यू प्रोवाइड करता है, ठीक, वाइडर व्यू। इसी वजह से इसे हम रेयर व्यू मिरर की तरह यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ और जो इम्पोर्टेंट कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी हैं वो ये हैं कि कॉनकेव मिरर को जो है डेंटिस्ट यूज़ करते हैं जब आपका दांत निकालना वगैरह होता है दांत की चेकिंग के लिए, तो उसमें कॉनकेव मिरर, क्योंकि ये जूम अच्छा करते हैं। इसके अलावा टॉर्च लाइट में, ठीक, टॉर्च लाइट में यूज़ करते हैं हम लोग, गाड़ियों की हेडलाइट में भी ये यूज़ होता है, ठीक। शेविंग मिरर की तरह भी यूज़ किया जाता है, शेविंग मिरर। तो अगर ये सब में से कोई एग्जांपल आपसे पूछता है कि विच मिरर इज़ यूज्ड एज एन शेविंग मिरर, तो आप कॉनकेव मिरर करेंगे। अन्यथा अगर वाइडर व्यू की बात करें तो ये आपका जो है कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच में कॉज द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट इंटू लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स, पायरुवेट को लैक्टिक एसिड में कौन तोड़ता है हमारे मसल्स में। तो जो पायरुवेट ये किसकी कमी से होता है, सॉरी, तो ये लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है। आपने देखा होगा कभी आप रनिंग करके आते हैं तो आपके पैर में कुछ देर बाद आपका एक फटीग टाइप हो जाता है, वो एक्चुअली वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वहाँ जो आपका पायरुवेट है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में कन्वर्ट के कारण ऐसा होता है। तो इसमें पूछा गया ये किस चीज़ की कमी के कारण होता है, तो ये जो होता है ये ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। इसके अलावा दो और इम्पोर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे ये रिकॉल कर सकते हैं और याद कर सकते हैं, वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है तब ये रेस्पिरेशन होता है। फिर एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगर पूछा जाए आपसे कौन सा रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, कौन सा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो आप ये याद रख सकते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनाएरोबिक और प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसके अलावा इनके एंड प्रोडक्ट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, उसमें जो है एंड प्रोडक्ट आपका बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक। एरोबिक क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में आपको वाटर मिलेगा और CO2। और एनएरोबिक जो है जिसमें ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता है, उसमें आपका बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल, ठीक, इसमें अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप ये भी याद रख सकते हैं, ठीक। ये बन कौन रहा है, ये ग्लूकोज टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, यहाँ पे भी ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में टूटता है। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ से रिकॉल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, तो ये आयोर्टा होती है, AORT है। ये जो आपको नीचे फिगर दिख रहा होगा, रुक जाइए आपको और क्लियरली दिखा दूँ, ये जो है ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, इसमें ये पार्ट जो है आपका जिसको मैं अभी लाइनिंग कर रहा हूँ ये आपका आयोर्टा है, ठीक है। इसको ये लार्जेस्ट आर्टरी होती है हमारे ह्यूमन बॉडी में। इसके अलावा जो ह्यूमन हार्ट की कुछ स्पेशल फीचर्स आपको पता होने चाहिए जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। पहला, ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड होता है, इसमें 4 चैम्बर होते हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक। अब चारों चैम्बर जो हैं ये जो है हमारा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो ये जो है हमारा लेफ्ट, ये दोनों लेफ्ट साइड पोर्शन बोले जाते हैं, ये दोनों राइट पोर्शन बोले जाते हैं, ठीक। ये हम अपोजिट तरफ से देख सकते हैं तो इस वजह से इसको राइट पोर्शन बोला जाता है और इसको लेफ्ट।
अब इसमें भी ये लेफ्ट जो ऊपर वाला होता है इसको लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं, ठीक, और इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। नीचे वाले पोर्शन को वेंट्रिकल बोला जाता है, ऊपर वाले पोर्शन को एट्रियम। तो इसी तरीके से ये जो हो जाएगा इधर का राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल, ठीक। ये चारों पोर्शन है, ये आपको पता होने चाहिए। पहली चीज़ जो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है हमारा, और ये राइट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक, ये चारों पार्ट। और ये आयोटा जो है हमारी लार्जेस्ट आर्टरी होती है। इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद की चीज़ों के बारे में तो पहली चीज़ जो होती है इसमें वेन्स जो होती हैं, वेन्स का काम क्या होता है। वेन्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक ले आती हैं, ठीक, हार्ट तक। ये कहाँ से आता है, ये वीना कावा के थ्रू आता है, और ये राइट एट्रियम में चला आता है, यहाँ पे राइट एट्रियम में, ठीक। यहाँ पे वेन्स हमारी ले आती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कैपिलरीज एक पोर्शन होता है, कैपिलरीज का क्या काम होता है, कैपिलरीज ये वेन्स और आर्टरीज को जोड़ती हैं, कैपिलरीज ये जॉइंट्स वेन्स एंड आर्टरीज, ठीक, जॉइंट्स वेन्स एंड आर्टरीज, ठीक, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा आर्टरीज का क्या काम होता है, आर्टरीज जो है ये सप्लाई करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से पूरे बॉडी में, हार्ट टू बॉडी, ठीक। वेन्स का क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लाना। आर्टरीज का काम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी में सप्लाई करना। और कैपिलरीज इन दोनों को जोड़ता है, आर्टरीज और वेन्स को। इसके अलावा कुछ होती हैं, एक होती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। इनका काम उल्टा होता है। जैसे आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी तक पहुंचाती है, वहीं पल्मोनरी आर्टरी जो है वो उल्टा काम करती है। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम होता है और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम होता है। आप इन दोनों के बारे में कमेंट करके बता सकते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन किस तरीके से आर्टरी और वेन से डिफरेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इब्न बतूता विजिटेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ, इब्न बतूता जब आया था वो किसके कार्यकाल में आया था, तो इसका सही आंसर है वो आया था जो है मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में। इसके अलावा कुछ और ट्रैवलर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, और वो किसके कार्यकाल में आए थे वो मैं आपको बता देता हूँ। वो क्योंकि पूछा जा सकता है, क्योंकि ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। तो इब्न बतूता जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक में आया था। इसके अलावा फिर आप मेगास्थनीज सब जानते होंगे, मेगास्थनीज को। ये मेगास्थनीज इन्होंने बुक लिखी थी एक, इंडिका नाम की, ठीक। पहली चीज़ जो इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए, ये जो थे चंद्रगुप्त मौर्य जब थे रूल कर रहे थे उनके में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। इन्हें सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। फिर जो दूसरे आप विजिटर की बात कर सकते हैं, फाहैन एक चाइनीज़ ट्रेवलर था। ये जो आया था ये चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल में, चंद्रगुप्त सेकंड, जिसे आप विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ये गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। फिर इसके बाद इन दोनों के अलावा आपको पता होना चाहिए हाइन सैंग, HUIENTS, शायद यही स्पेलिंग होती है। हाइन सैंग जो है ये आए थे हर्षवर्धन के कार्यकाल में, ठीक, हर्षवर्धन के कार्यकाल में आए थे, जो कि वर्धन डायनेस्टी के रूलर थे। फिर अल बरूनी जो हैं ये आए थे महमूद ऑफ गजनी के कार्यकाल में, महमूद ऑफ गजनी, ठीक। तो इतना आप याद रख लेंगे, इतना बहुत हो जाएगा। अलबरूनी, हाइनसैंग और फाहैन और मेगास्थनीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लासी, जब बैटल ऑफ प्लासी हो रहा था तो बंगाल के नवाब कौन थे, तो उस समय जो नवाब थे बंगाल के वो थे सिराजुद्दौला, ये ऑप्शन। बैटल ऑफ प्लासी जो है इसमें सिराजुद्दौला जो थे उनका बैटल हुआ था ब्रिटिशर्स से। जो ब्रिटिशर्स थे उनको लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, ठीक, रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहे थे। इसमें क्या हुआ था, जो सिराजुद्दौला के वजीर थे मीर जाफ़र, उन्होंने इनको बीट्रे किया था, मतलब धोखा दे दिया था, और रॉबर्ट क्लाइव का साथ देके इनको हरा दिया था और बाद में खुद नवाब बन गए थे मीर जाफ़र, ठीक है। तो ये था बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द स्पीकर्स वोट इन द लोकसभा इज कॉल्ड। अब यहाँ पे कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड किए हैं, तो यहाँ पे भी उसके बारे में भी जान लेते हैं, जो कि उसमें आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। तो पहली चीज़ जो है स्पीकर जो है इसका मेंशन आर्टिकल 93 में मिलता है कि स्पीकर का वोटिंग किस तरीके से होती है, ठीक है। इसमें
स्पीकर की कुछ खास बातें होती हैं, कुछ खास इसकी वो होती हैं पावर्स जो कि आपको पता होनी चाहिए। पहली तो जो स्पीकर जो होता है, जब भी कोई चीज़ वोट किया जाता है, मतलब मान लीजिए आपका पार्लियामेंट में वोटिंग चल रही है, तो स्पीकर फर्स्ट इंस्टेंस पे वोट नहीं देता, यानी पहला वोट स्पीकर का नहीं होता है। वो सबसे, अगर वोट टाई हो गया, वो वोट देता नहीं है, अगर वोट लेकिन टाई हो गया तब वो वोट डाल सकता है, और उसके इस वोट को कहा जाता है कास्टिंग वोट। क्या बोला जाता है? कास्टिंग वोट। तो इसमें यही पूछा जाता है कि पूछा गया है कि स्पीकर का जो वोट है लोकसभा में उसको क्या बोला जाता है, तो उसको कास्टिंग वोट बोलते हैं। इसके अलावा इसकी कुछ खास पावर क्या है? प्रिसाइड, ये प्रिसाइड करता है जॉइंट सिटिंग को। जब भी जॉइंट सिटिंग होती है, मतलब कोई भी सहमति बनानी होती है दोनों हाउसेस के बीच में, तो उसका जो प्रिसाइड करने वाला होता है वो हमारा स्पीकर ही होता है, लोकसभा का स्पीकर। ठीक। अब किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है, मतलब मान लीजिए लोकसभा मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है, तो उसे डिस्क्वालीफाई कौन करेगा? उसे भी डिस्क्वालीफाई करता है स्पीकर, जो कि 52nd अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था। ठीक, कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है हमारा प्रेसिडेंट डिसाइड कर सकता है। इसके अलावा एक टर्म होता है, आपने सभी ने सुना होगा, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर वो होता है, मतलब जैसे जब लोकसभा इलेक्ट होके आती है, तो उसमें जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, मतलब सीनियर मोस्ट मेंबर, उसको टेम्परेरी टाइम के लिए स्पीकर बना दिया जाता है। सीनियर मोस्ट मेंबर को टेम्परेरी इस टाइम के लिए स्पीकर बना दिया जाता है, जब तक कि स्पीकर का चुनाव ना हो जाए। तो उसकी सारी पावर्स स्पीकर की तरह ही होती हैं, लेकिन वो तभी तक स्पीकर रहता है जब तक कि नए स्पीकर का चुनाव ना हो जाए। तो इसी को बोला जाता है प्रोटेम स्पीकर। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द पार्लियामेंट ऑफ जापान इज नोन एज, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है कि द पार्लियामेंट, ये 2016 में आया हुआ है ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के, कि जो पार्लियामेंट है जापान का उसको क्या बोला जाता है? तो जो इसको बोला जाता है डाइट बोला जाता है। इसके अलावा कुछ और आपको, इंडिया में तो आप सभी को पता होगा संसद बोला जाता है पार्लियामेंट को। कुछ और कंट्रीज़ का पता होना चाहिए जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो पूछा गया है, केवल मैं वही बता रहा हूँ क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आप याद नहीं कर सकते, इसलिए केवल कुछ कंट्रीज़ का जो मैं बता रहा हूँ वो आप याद कर लीजिए। भूटान का, जैसे कि भूटान का बोला जाता है सोगड़ू। ठीक, सोगड़ू बोला जाता है, हो सकता है यही प्रोनाउंस करते हो। ठीक, देख लीजिएगा। इसके अलावा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में जो पार्लियामेंट है उसको बोला जाता है शोरा, शोरा। ठीक, फिर इसके अलावा यूएसए में, यूएसए में इसे बोला जाता है कांग्रेस, कांग्रेस। ठीक, कांग्रेस हमारे यहाँ पार्टी है, वहाँ उस पार्लियामेंट को ही कांग्रेस बोला जाता है। ठीक है। ईरान में इसको बोला जाता है मजीली, ईरान में बोला जाता है मजीली। पार्लियामेंट के नाम है ये सभी, आप याद रख लीजिएगा। और इजराइल, आखिरी इजराइल का याद कर लीजिए क्योंकि इस समय वहाँ काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो इजराइल को बोला जाता है नेसेट, KNESSET। ठीक, तो ये बस आप इतना याद रख लीजिए कि ये पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द बाउंड्री ऑफ विच स्टेट कंट्री डज नॉट टच विथ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से किसकी बाउंड्री टच नहीं होती? तो पहले जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आता है, और जो उसकी बाउंड्री होती है वो किसके किसके साथ टच करती है? वो भूटान के साथ टच करती है, चाइना के साथ टच करती है, म्यांमार के साथ टच करती है। ठीक, तो ये 3 कंट्रीज़ के साथ पहले तो हमारी अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री टच होती है। अब जो स्टेट्स हैं, किन किन राज्यों के साथ टच होती है, तो वो 2 हैं केवल, असम और नागालैंड। असम और नागालैंड, ये दोनों राज्यों के साथ टच होती है। और एक खास बात अरुणाचल प्रदेश की ये है कि ये लार्जेस्ट स्टेट है 7 सिस्टर्स में, लार्जेस्ट स्टेट अमंग 7 सिस्टर, मतलब जो उधर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं 7, उनमें से ये सबसे लार्जेस्ट स्टेट है। तो ये 3 कंट्री और 2 स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करती है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है, इसमें पूछा गया किसके साथ टच नहीं करती, तो वो है मणिपुर। मणिपुर के साथ टच नहीं करती, बाकी सबके साथ टच करती है। और एक बार एग्जाम में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मैप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बनेरघाटा नेशनल पार्क इज इन, बनेरघाटा नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये कर्नाटका में, काफ़ी न्यूज़ में रहा था। ठीक, आप ये याद रख सकते हैं। आसाम में अगर आपको याद रखना है तो काजीरंगा याद कर लीजिए। ठीक, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है। ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है काजीरंगा नेशनल पार्क, यहाँ अमूमन न्यूज़ में रहता है ये काजीरंगा नेशनल पार्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अब जो यहाँ से है, यहाँ से मैंने करंट अफेयर्स इंक्लूड किए हैं, ठीक है, जिससे कि साथ ही साथ आपके करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस तैयार होते जाएं, क्योंकि स्टैटिक जीके तो तैयार हो जाएगा, सारे ढेर सारे वीडियोस हैं, लेकिन करंट अफेयर भी साथ ही साथ उसमें मैं कुछ क्वेश्चन ही कवर करूँगा, जिससे वो भी आपको तैयार होता जाए। और इसमें कुछ बताना तो है नहीं, बस डायरेक्ट आपको आंसर याद रख लेना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की बात करें, रैमन मैग्सेसे अवार्ड किसे दिया गया है 2024 का? तो ये दिया गया है हायो मियाजाकी के, जो कि जापान के हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट स्टैटिक है, तो इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, मैं आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है, इन विच प्लेस विल द यूपी गवर्नमेंट ओपन अ वैदिक 3D म्यूजियम? 3D म्यूजियम खोलने वाली है, वो वाराणसी में खोलेगी, ठीक है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who is the richest woman in India according to Fortune India 2024? Fortune India 2024 के हिसाब से सावित्री जिंदाल, जो सी ऑप्शन है, वो हमारी इंडिया की रिचेस्ट वुमेन है। पहले नंबर पे तो मुकेश अंबानी है, ठीक। दूसरे नंबर पे अडानी है, ठीक, आप ये याद रख लेंगे। तीसरे नंबर पे कोई और है, उनका मुझे नाम नहीं याद है, ठीक। फोर्थ पे जो है ये सावित्री जिंदाल जी हैं, ठीक है। ओवरऑल फोर्थ पे हैं, लेकिन क्योंकि ये वुमेन में फर्स्ट वुमेन पूछा गया, रिचेस्ट वुमेन, तो ये फर्स्ट रिचेस्ट वुमेन है इंडिया की, सावित्री जिंदाल जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूएस ओपन 2024 के विनर्स कौन है? तो यूएस ओपन 2024 के जो विनर हैं वो है जैनिक सिनर और एरिना सबालेंका, ठीक। जैनिक सिनर और एरिना सबालेंका। इसके अलावा और भी कुछ ओपन्स होते हैं, जैसे कि कार्लोस अल्कराज और ईगा स्वेतक ने, ये कौन सा ओपन जीता है? इन्होंने जीता है तो एक कार्लोस अल्कराज और ईगा स्वेतक, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, काफ़ी चीज़ें देखते हैं, जीतते हैं। एक बार आप देख लीजिएगा, इन्होंने भी शायद कुछ जीता था, एग्जैक्टली याद नहीं। अलेक्जेंडर ज्वेरेव एंड ईगा स्वेतक, इन्होंने तो शायद जीता था इटालियन ओपन। एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि मेन आप ये याद रखिएगा यूएस ओपन, क्योंकि ये रिसेंट में हुआ है, तो उसके विनर जैनिक सिनर और एरिना सबालेंका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अल नाजाह इज़ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन। अल नाजाह जो है वो इंडिया और ओमान के बीच की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसके अलावा थाईलैंड के साथ अयुत्थाया एक न्यूज़ में था हमारी एक्सरसाइज, अयुत्थाया, जो कि अयोध्या से रिलेटेड भी था, हाँ, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैज़ बीन रीनेम्ड एज। तो पहले तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो कैपिटल था वो था पोर्ट ब्लेयर, ठीक। पोर्ट ब्लेयर का अब नाम बदल दिया गया, उसका नाम रख दिया गया श्री विजयपुरम। तो जो यही है, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के श्री विजयपुरम रख दिया गया है, जो कि अब अंडमान और निकोबार का नया कैपिटल है। आखिरी क्वेश्चन जो कि इसमें मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ वो है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। तो ये है मनु भाकर को अपॉइंट किया गया। इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे ओलंपिक्स में हाल ही में, और इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का, ठीक है। तो ये इस वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, और होप ये वीडियो सीरीज़ आपको पसंद आ रही हो। चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।